Good morning, students. In this video, we will start our new chapter, Chemical Kinetics. So, what is chemical kinetics? Chemical means chemical changes, and kinetics means motion. So, that means it is the branch of study which deals with the study of rates of reaction. मतलब कितनी स्पीड से आपकी रिएक्शन हो रही है एंड वो किस मैकेनिज्म यानी कि किस बात के थ्रू हो रही है. ठीक है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेट्स. हम रिएक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी स्पीड के बेस पे. फर्स्ट हमारे पास है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली. दैट मीन्स वो ऐसी रिएक्शन जो आपकी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो जाती हैं. हमें उसके लिए कुछ नहीं कराना होता, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो जाती है. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. इन दोनों का मिक्सचर हमें लेते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप हो जाती है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. सेकेंड हमारे पास रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. बहुत ज़्यादा समय लेके वो होती है रिएक्शन. रस्टिंग आयरन की पड़े पड़े एक दिन में नहीं होती. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स दैट इज़ मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसकी रस्टिंग होती है लोहे की. थर्ड आपके पास ऐसी रिएक्शन है जो मीज़रेबल स्पीड में होती है, यानी कि ना तो बहुत ही स्लो एंड ना तो बहुत ही फास्ट, बट आप उसकी स्पीड क्या कर सकते हो, मीज़र कर सकते हो, इतनी स्पीड से होती है. फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट की अगर आपको हाइड्रोलिसिस करानी है एसिड की प्रेजेंस में, देन वो रिएक्शन आप मीज़रेबल स्पीड पे 10 मिनट्स 5 मिनट्स 20 मिनट्स वो उस टाइम पे पीरियड पे आप मीज़रेबल स्पीड पे वो कैरी कर सकते हो. ठीक है. व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट मतलब स्पीड. अब उसको आप कैसे देख सकते हो? इट मे बी डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, यही उस रिएक्शन की स्पीड हुई. सो उसको हम कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन. कितने टाइम में आपकी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है, या फिर कितने टाइम में आपकी प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. हम कंसिडर करें फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन. सबसे पहले आप जनरल लेंगे. जनरल जो हमारा लास्ट में लिखा है ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी इज़ कन्वर्टिंग इनटू सी एंड डी ऑफ डी. दैट मीन्स आपके पास अगर रिएक्शन इस तरह से है तो आप उसका चेंज किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स हमारे ए एंड बी हैं तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज. डेल्टा ऑफ ए एंड डेल्टा टी चेंज ऑफ टाइम है, पर यूनिट टाइम में कितनी रिएक्शन की कंडीशन कंसनट्रेशन चेंज हुई है. एंड जो ये आपका साइशोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल में माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डिक्रीज शो हो रही है. सो ए concentration both of terms are equal. दोनों reactants A and B will equals to increase in the concentration of product. जितनी reactant की concentration decrease होगी उतनी product की concentration increase होगी. सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये प्रोडक्ट्स है, नेगेटिव फॉर कंसनट्रेशन. तो यही अगर हम इस एग्जांपल को देखें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विच इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देन डिक्रीज माइनस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन. साइशोमेट्रिक कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डिक्रीज हो रही है कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की विल इक्वल्स टू द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. सो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे रेट ऑफ रिएक्शन के? आपको पता है जो कंसनट्रेशन है वो मोलैरिटी लेके चलते हैं, मोल्स पर लीटर. टाइम मिनट इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स में ले सकते हैं. अगर हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो हम मोलैरिटी की जगह एटमॉस्फेरिक. गैसियस में रिएक्शन जो होती है हमारी गैस फेज में हम क्या करते हैं, गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोट करते हैं. सो एटमॉस्फेरिक पर मिनट या एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. कि आपका एवरेज रेट मतलब अगर आपके दो टाइम इंटरवल्स के बीच में T1 एंड T2 टाइम के बीच में आपकी कंसनट्रेशन का चेंज कितना हुआ है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज. एवरेज अब हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द टाइम चेंज इन विथ चेंज इन टाइम. चेंज इन कंसनट्रेशन हम कैसे निकालेंगे?
T1 टाइम पे अगर कंसनट्रेशन x1 थी, T2 पे x2 थी, सो फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1 एंड डेल्टा T इज T2 माइनस T1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमने कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोट कर लिया तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सपोज ये थी, कंसंट्रेशन जो है वो पर यूनिट टाइम डिक्रीज होती जा रही है रिएक्टेंट्स की, बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिक्रीज शो कर रहा है। हमने किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम टी पे नोट करनी है। सो टी टाइम पे हमारे पास जो चेंज है कंसंट्रेशन का, हम पहले तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप से इसके। ठीक है, उसके बाद हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का आपका ए टू बी कितना चेंज है, ये डेल्टा एक्स का चेंज आ रहा है। सो कितना है आपके स्लोप की वैल्यू, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इस ट्राइंगुलर स्लोप के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। टेंजेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, टेंजेंट टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ओ ए ओवर ओ बी यहाँ पे जो मेंशन है, विच इज़ इक्वल्स टू स्लोप, यही होता है आपका टेंजेंट विच इज़ इक्वल्स टू स्लोप। तो हमने ये टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, ओ ए ओवर ओ बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारा आ गया एवरेज टाइम। नेक्स्ट अगर हमने स्टडी करना है फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। जितनी ज़्यादा रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा उसमें कोलिजन्स होगा एंड उतने ही ज़्यादा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये हम अभी कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे कि जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के, अगर वो ज़्यादा हैं तो उनमें आपस में कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलाइड करके वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिजन्स की पॉसिबिलिटीज़ होगी एंड उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ये भी हम वाइट में भी डिस्कस करेंगे अपनी कोलिजन थ्योरी एट द एंड। ठीक है, देन हमारे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली कुछ रिएक्टेंट्स तो ऐसे हैं जो इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली फटाफट, ठीक है, एंड रैपिडली, बट कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं। तो आपका जो रेट है, स्पीड है, वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड है। टेम्परेचर तो आप सबको पता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या होता है, कंसंट्रेट कोलिजन्स भी इंक्रीज़ होते हैं बिकॉज उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। थर्ड हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, कैटलिस्ट क्या करता है, आपका रिएक्टेंट सपोज आपके प्रोडक्ट्स में चेंज होना था इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके, लॉन्गर बैरियर को क्रॉस करके। ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स लेंगे उस एनर्जी बैरियर को पास करने के बाद ही प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। बट हमारे पास कैटलिस्ट क्या करता है, उसको लोअर एनर्जी के पाथ से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता। एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो एज इट इज़ मिलता है। तो अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन फास्ट होंगी, अदरवाइज स्लो होंगी। सरफेस एरिया, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का उतना ही ज़्यादा वो दोनों रिएक्टेंट्स आपस में अच्छे से मर्ज अप हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑब्वियसली रेडिएशन से लाइट भी क्या काम करते हैं, हीट का, वही टेम्परेचर वाला फिनोमिना, हीट देंगी तो हीट की वजह से वही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड कोलिजन इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेट लो। रेट लो क्या होता है, रेट लो हमारा प्रॉपर एक्चुअल रिलेशन बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपने अभी स्टडी किया। रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, उनके बीच में रियल रिलेशन शो करता है। सपोज आपकी एक रिएक्शंस है जो कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू दी साइकोमेट्रिक पावर्स। अभी जो साइकोमेट्रिक पावर्स है वो हम ए और बी ना लेके अल्फा एंड बीटा लेते हैं, बिकॉज क्योंकि पूरे के पूरे ए मोल्स ऑफ ए जो है वो चेंजेस नहीं होते प्रोडक्ट्स में एंड कंप्लीट बी मोल्स ऑफ बी प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। सो हम लेटर सपोज करके चलते हैं अल्फा एंड बीटा मोल्स ऑफ ए एंड बी चेंज हो रही है। तो अगर आपको जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है विच इज़ ए के, जो के है हमारा यहाँ पे वो क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट।
सो आपको अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, टर्म्स यूनिटी लेके चलते हैं. सो कंसंट्रेशन अगर ए एंड बी की यूनिटी लेते हैं, देन के बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म इज टेकन एज यूनिटी. सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं. हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या होता है कि आपका जो कितने रिएक्टेंट टर्म पे कि सम ऑफ द पावर विच कंसंट्रेशन इज रेज टू द रेट एक्सप्रेशन में कितने आपके सम ऑफ पावर्स एक्सपेंड है. जैसे के ऑफ ए ऑफ अल्फा एंड बी ऑफ बीटा. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इनकी पावर्स का सम अल्फा प्लस बीटा. ठीक है. सो इस बेस पे हमारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आप स्टडी कर सकते हो. H2 एंड Cl2 क्या दे रहे हैं, 2HCl. ये कैसा है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. हम कैसे निकाल सकते हैं ये. हमारे पास हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि किसके इक्वल होता है. यहाँ से रब कर देती हूँ मैं आपके लिए. यहाँ पे जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो ये किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज N-1. ठीक है. यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, 2HNCl2. यहाँ पे आपके पास जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे कैसे बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर, यहाँ पे इसके आगे आइसोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1. ठीक है. इंटू Cl2 पावर 1. ठीक है. जो हमारा पावर का सम है, यहाँ पे हमने 1, ये अल्फा एंड बीटा के इक्वल्स होता है. तो ये हमने हमारा ही ए एंड बी है. ए इक्वल्स टू 1 है एंड बी इक्वल्स टू 1 है, बट हमें तो क्या लेना है, अल्फा एंड बीटा. सो जो अल्फा एंड बीटा जो पावर का सम है वो किसके इक्वल लेते हैं हम, N-1. यानी कि जितना आपका ए एंड बी आ रहा है उसमें से 1 माइनस करते हैं. अभी आपका ए की वैल्यू क्या है 1, तो N-1 इज 0. तो यहाँ पावर टर्म्स कितनी रेज होंगी, 0. H2 दी पावर 0 एंड Cl की पावर भी 0. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी होंगी, N-1. दैट इज़ पावर कितनी आई 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1. दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे 2 मोल्स है एंड यहाँ पे 1 मोल है. तो 3 - 1 इज़ 2. देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स अगर हम देखते हैं, यूनिट्स क्या है हमारे, यूनिट्स बेसिकली हमारे क्या होंगे, dx/dt. हमारे पास यही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द टाइम इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पे अपने रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ के इसकी निकाल ली है कि यहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को रेट ऑफ रिएक्शन के बिलो मल्टीप्लाई की है. तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके इक्वल होता है, हमने अभी प्रीवियस पढ़ा dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एंड बी क्या है, कंसंट्रेशन टू द पावर n. ठीक है. अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को कंसंट्रेशन, यहाँ dx भी आपका कंसंट्रेशन था और नीचे ये भी कंसंट्रेशन है. सो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल क्या हो गया, रेसिप्रोकल में लेके आएंगे कंसंट्रेशन की पावर N-1. सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही मैं आपको बता रही थी, n इक्वल्स टू 0 होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो यहाँ 0 प्लेस करेंगे तो 0 - 1 इज़ 1 - 1. तो कंसंट्रेशन ऊपर चली जाएगी. कंसंट्रेशन ओवर टाइम, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर एंड टाइम इज सेकेंड. सो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स. इसी तरह से हम तीनों की यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि एक्चुअल नंबर में कितने एटम्स या आयन्स जो है वो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन में ये क्या बना रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन. ये रिएक्शन कितना, आपका मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इस रिएक्शन के अंदर 1 मॉलिक्यूल. तो ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यहाँ पे ओवरऑल हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक रिएक्शन पर रिएक्शन आपने देखना है, 2 मॉलिक्यूल. सो इट इज़ अ बाई मॉलिक्यूलर. सेकेंड 3 मॉलिक्यूल, 2 and 1. सो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसके लिए आपको इसके स्टेप्स देखने पड़ते हैं कि किस मैकेनिज्म से हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन है कि 2 N2O5 चेंज हो रहा दिस. तो हमें यहाँ पे ये 2 मोल्स कैसे आए हैं,
तो हमें पहले 1 मोल की रिएक्शन बतानी है, फिर सेकंड की, मतलब आपको ओवरऑल स्टेप बतानी है। सो फर्स्ट मोल में क्या होगा, डिकम्पोजिशन विच इज़ अ स्लो स्टेप, एंड नेक्स्ट में ये रिएक्टेंट अगेन एंड जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप का वो कंबाइन करके बाकी की प्रोडक्ट देंगे। तो ये हो गई हमारा 2 स्टेप रिएक्शन इस रिएक्शन की। ठीक है, सो हमारा जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज जो हमारा सबसे स्लो स्टेप होगा तब हम कहेंगे कि वो रिएक्शन ख़त्म हो रही है। जब सबसे स्लो स्टेप पूरा होगा रिएक्शन का, दैट मीन्स सबसे स्लोवेस्ट स्टेप ही हमारा सबसे वो स्पीड बताएगा रिएक्शन की। ओके क्लास, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।